गुप्त डायनेस्टी है, जो गुप्त वंश था। गुप्त वंश के दौरान दो सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? जो सोने का सिक्का था उसको दिनार के नाम से जाना जाता था। इसको चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाया था, जिसको रुपयक के नाम से जानते थे। और तांबे का सिक्का कौड़ी, ये प्रचलित था, किसी विशेष शासक द्वारा इसको नहीं चलाया गया। बहुत सारे बच्चे 322 एडी बता रहे हैं। बताओ इतना गलती कैसे कर सकते हो? ये 322 वाले ज्यादातर बच्चों का ठीक आंसर है 319। 319 एकदम से ठीक है, 319 में चलाया। कुछ बच्चों ने 380 लिख दिया है। अच्छा रिवीजन करना है दोस्त, बेकार रिवीजन नहीं करना है। कुमारगुप्त प्रथम ध्रुव देवी कौन है जानते हैं जी? पिता चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय ज्ञान का केंद्र, या नालंदा को ही हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किसको कहा जाता है? महायान तो आप समझ गए, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बहुत अच्छा अध्ययन यहाँ पर होता था। और अन्य बहुत सारे शोध केंद्र या दर्शन शास्त्र का अध्ययन यहाँ पे होता था। फिलोसफी की पढ़ाई मित्र यहाँ पर होते थे। अगर मैं पूछूं उस टाइम की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी ये दुनिया की थी, और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट और टीचर का रेशियो 5:1 था। यानी 5 बच्चों पर एक अध्यापक होता था। तब ऑनलाइन एजुकेशन नहीं थी, ऑफलाइन ही था। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं था जैसे आपके टाइम पे स्कूल में 200 बच्चे हो गए क्लास में, या 60 बच्चे हो गए। एक बेहतरीन एजुकेशन देने के लिए इन्होंने 5:1। आप बताएं कितना अच्छा अनुपात है। एक अध्यापक बच्चों को कितनी अच्छी तरह से समझा पाता होगा, सब तक बराबर बात पहुंचती होगी। माइक नहीं थे उस टाइम पे कि आप लोग सब तक अपनी बात बराबर पहुंचा दे, तो जो भीड़ हो गई, जो पीछे बच्चा बैठा था उस तक आवाज ही ना पहुंचती। बड़ी क्लासेस में ये हुआ है। जो टीचर पढ़ाते थे, तो जिन जिन क्लासेस में, जैसे हम 12th में थे, तो हमारी क्लास में 170 बच्चे थे, और इतना बड़ा वो हॉल था, इसमें बैठते तो पीछे आवाज जाने का कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, बहुत सारा प्यार मेरे दोस्त सत्यम। उपाधि महेंद्रादित्य रही है इनकी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय जो नष्ट किया गया, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट किया गया। यहाँ पर मैं एक किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ कि कितने बड़े ज्ञान का केंद्र ये रहा। बख्तियार खिलजी जो एक विदेशी आक्रमणकारी है। ऐबक का अगर मैं बात करूं, जो गौरी है, मुख्यतः गौरी का नाम ले तो ज्यादा ठीक है। गौरी का एक सेनापति है, एक बार बीमार पड़ गया। तो इतना बीमार पड़ गया कि ठीक नहीं हो पाया। बहुत ज्यादा विश्वास रखता था अपने हकीमों में, उसको वही भाते थे। किसी ने बताया मौत आ जाएगी, क्या ही फायदा होगा, क्या रखा है धर्म में। इससे अच्छा उन्होंने बताया आचार्य शील भद्र हैं नालंदा में, वो तुमको ठीक कर सकते हैं। बड़ा प्रचलित किस्सा है। शीलभद्र ने कहा तो उसको भी दिख गया कि बख्तियार खिलजी को कि तेरी मौत नजदीक है। उसने बोला ठीक है बुलाओ, मरता क्या ना करता। बुला लिया। उसने कहा कि अगर तुम इतने बड़े वैद्य हो या इतना ज्ञान तुम्हारे पास है, तो मुझे बिगर दवाई ठीक कर, बिगर दवाई दिए ठीक करो, दवाई नहीं खाऊंगा। हिंदुत्व का विरोधी व्यक्ति हिंदू व्यक्ति के हाथ से ऐसे ही दवाई नहीं खाए। तो कहते हैं उन्होंने उसको कुरान की एक प्रतिलिपि भेंट की कि तुम इस कुरान को पढ़ते रहिए। क्योंकि उन्होंने उसके बारे में रिसर्च की कि शिक्षित तो था नहीं बख्तियार खिलजी, बर्बर शासक, असभ्य, एक बदतमीज व्यक्ति रहा। कुरान को भी बदतमीजी से पढ़ता था, उंगली थूक लगा करके, और फिर उसको पलटता पेजों को। उन्होंने उसी कुरान की प्रतिलिपि में एक औषधि का लेप लगाया कि इसके अंदर कैसे ही पहुंच जाएगी, डायरेक्टली तो लेगा नहीं। ठीक हो गया कुल मिलाकर के। तो इतनी आलोचना हुई कि बाकी सब बेकार है, नालंदा सबसे बेहतरीन है। बाकी सब की आलोचना हुई और नालंदा की प्रसिद्धि बढ़ी। तो उसने बोला कि भारतीय ज्ञान के इस केंद्र को नष्ट कर दिया जाए, और नष्ट कर दिया गया। ठीक है, और ऐसे नष्ट नहीं किया था। मैं आपको बताता हूं कि महीनों तक आग जलती रही। भारतीय ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा, जिसमें लगभग उस समय 9 लाख पुस्तकें थी, जला दिया गया। धू धू करके जला दी गई। मोर और कार्तिकेय के चित्र के सिक्के किसने चलवाए? कुमारगुप्त ने चलवाए। और ठीक है, कुमारगुप्त के बाद में कौन है आपका? ये किसके हैं? चांदी के बने हुए थे मोर कार्तिकेय के सिक्के।
क्या सॉरी मैं गलत बोल गया यहाँ पर, कुमारगुप्त ने चलवाए? कुमारगुप्त ने नहीं चलवाए। कुमारगुप्त का जब अंतिम समय था तो मूर कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चले। किसके शासनकाल के दौरान चले थे? कुमारगुप्त के शासनकाल के। लेकिन चलवाए किसने? स्कंदगुप्त ने, जो इसका बेटा है। ठीक है, जो इसका बेटा है। आगे स्कंदगुप्त 454 से लेकर के 467, इसी को बोलते हैं हम गुप्त वंश का अवनति काल। ये अवनति क्या होता है भैया? अवनति का मित्र मतलब होता है कि जब कोई चीज अपने पतन की तरफ चल देती है, अवनति काल। इसके समय पर ही जो बहुत संरक्षित गुप्त वंश था, जो भारतीय ज्ञान का केंद्र गुप्त वंश रहा, उस गुप्त वंश की अवनति होने लग गई। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ। हूणों का नेतृत्व करता तोरमान था। कौन था? हूण विदेशी जनजाति है, जैसे मैंने बताया आप लोगों को, हिंद यवन आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, ये सारे लोग आए, तो ऐसे ही हूण भी आए। सुदर्शन झील का पुनर्जीर्णोद्धार ये मैं आपको बता चुका हूँ। सुदर्शन झील किसने बनवाई थी? पुष्यगुप्त ने बनवाई, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। तो साथ ने अशोक के समय पर उससे नहरें निकलवाई। उसका अगर मैं बात करूं, जीर्णोद्धार किसने कराया था? आपका रुद्रदामन प्रथम ने। और पुनर्जीर्णोद्धार किसने कराया? स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश में कुल कितने शासक हुए? 24 हुए। गुप्त कुषाणों के सामंत थे। कुषाण कौन है जरा बताएंगे? कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? आप समझेंगे कुषाण यूची जनजाति के मध्य एशिया से भारत में आक्रमण करने, लूटपाट के उद्देश्य से भारत आए। तो वही कुषाणों के सामंत का मतलब मंत्री, क्योंकि जब वो भारत आए तो भारत के लोगों से संबंध बनाए। उन्हीं में से ये गुप्त भी थे जो उनके सामंत थे। बाद में इन्होंने अपनी शक्ति विस्तृत की है। ठीक है, आगे आएंगे। अंतिम शासक कौन रहा है गुप्त वंश का? ये कुमारगुप्त तृतीय या विष्णुगुप्त, ये एक ही नाम है। दोनों मतलब एक ही व्यक्ति को कहा जाता है। कुजुल गुड विशेष है। करम जी आपने बहुत सही उत्तर दिया है, वेरी गुड। जूनागढ़ स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है। इसके बारे में, किसके बारे में? मैं आपको पहले भी बता चुका। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी आपको किससे मिलती है? जूनागढ़ स्तंभ लेख। क्या आप मुझे बताएंगे मित्र कि जूनागढ़ स्तंभ लेख किसने जारी कराया? जब मैं इस तरह का आपसे कोई प्रश्न करता हूं तो उसका उत्तर तुमको कमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत, बस आप सोच लिया करो कि हाँ भैया ने ये पूछा, हम इसका उत्तर जानते हैं। बस इतनी सी बात है। कोई दिक्कत? भैया बहुत सारे राजाओं के शासनकाल आगे पीछे लिखे रहते हैं। हाँ बच्चा, लिखा रहता है। जैसे मैं पिछली क्लास में आपको बता रहा था, चंद्रगुप्त प्रथम, बहुत जगह 320 लिखा हुआ, लेकिन इस बात के साक्ष्य हैं कि 319 एडी में उसने गुप्त संवत चला दिया। तो जो राजा नहीं है तो गुप्त संवत कैसे चला देगा? इसका मतलब 320 डेट गलत है। बहुत जगह बहुत प्रचलित पुस्तकों में 322 लिखा हुआ है। तो ये तो अलग अलग इतिहासकारों के कथन होते हैं। कौन से इतिहासकार को कौन राइटर जिस टाइम पुस्तक लिखते समय पढ़ रहा है, उसने उसी को साक्ष्य मान करके, उसकी बात को सही मान करके लिख लिया। इसीलिए वेरिएशन रहता है। जैसे मैं गूगल पे कोई पेज बनाऊं, पहले गूगल पुष्टि नहीं करता था, तो मैं चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक 323 भी लिख दूंगा तो गूगल पे दिखा देगा। बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, कहते हैं जी गूगल पे लिखा हुआ। गूगल आम आदमी द्वारा अपलोड की गई एक जानकारी है, गूगल की अपनी जानकारी नहीं है। आप उस पर चाहे चंद्रगुप्त प्रथम को गद्दी पर 325 में बैठा सकते हैं, लेकिन आदमी क्यों नहीं करता ऐसा? वो सोचता मेरा पेज अविश्वसनीय हो जाएगा, फिर लोग समझ जाएंगे ये वाला पेज वाला सही जानकारी नहीं देता। ये तो आम आदमी द्वारा दी गई जानकारी है, जिसमें वेरिएशन बच्चे मिलता है हमेशा। ठीक है, आगे आएंगे। अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं गुप्त वंश की। जो गुप्त डायनेस्टी है उसमें अर्थव्यवस्था कैसी थी, इकोनॉमी कैसी थी? भू राजस्व जो ये लोग लेते थे, उपज का 1/6 लेते थे। आप कहेंगे भैया उपज किसानों ने करी, इन्होंने क्यों ले लिया? भू राजस्व रेवेन्यू इन्होंने क्यों ले लिया? जैसे आज गवर्नमेंट टैक्स लेती है, पैसा आप ही कमाते हो लेकिन टैक्स देते हो, क्योंकि उससे एक बुनियादी व्यवस्था बनती है आप लोगों की सुरक्षा की। भारतीय सेनाओं का खर्चा, सड़क, बिजली, पानी, ये सब आपको मिलता है सरकार की तरफ से। ऐसे ही ये भी अपनी सेनाएं रखते थे ताकि अपने राज्य को सुरक्षित रखा जाए। बोले भैया ये राज्य को सुरक्षित क्यों रखें?
इनको क्या आपत्ति, राजा को तो चाहिए राज्य, इन जनता को थोड़ी। लेकिन दरअसल में बच्चे जब युद्ध होते थे तो बेचारे किसान जो खेती कर रहे हैं उनकी फसलें बर्बाद हो जाती थी, घुड़सवारों की एक सेना निकल के चली जाती थी, पैदल सेनाएं हजारों की संख्या में फसलों को बर्बाद करती हुई, हाथी फसलों को बर्बाद करते हुए, ठीक है, अपने लोगों की, परिजनों की, आपका परिवारजनों की हत्याओं से लोग दुखी होते थे। इसीलिए वो क्या करते थे कि भाई राजा को एक टैक्स देते थे, ठीक है। आगे बिना जुती हुई भूमि, दिक्कती हुई बिना जुती हुई भूमि को अपरहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अपरहत कहा जाता था, ठीक है। बोले सर ये प्रश्न मेरी परीक्षा में आया, क्या आया? गुप्त काल में टैक्स का अनुपात 1:6 भी बताया मैंने आपको। सर जितनी हिस्ट्री आप करा रहे हैं उससे बाहर कुछ तो नहीं आएगा, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। मैं ये कहता हूं हमेशा जो पढ़ाए हुए से बाहर आएगा वो छोड़ना ही होगा। 50 में से 50% जीएस में हम नहीं कर सकते, इतना ईमानदार तो मुझको भी होना पड़ेगा। मैं यहाँ खड़े होकर तुमसे झूठे वादे करूं कि नहीं सब कुछ आएगा, तो सब कुछ किसी का भी नहीं आ सकता। बात ये मैक्सिमम कितना आएगा, आपके सिलेक्शन के लायक स्कोर आपको मिलेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। ऐसा मैं तुमसे झूठे प्रॉमिस नहीं कर सकता, यहाँ वो बैठ के मैं तुमसे एक खड़े हो गए बोल दूं कि नहीं भैया सब कुछ आएगा, कल पेपर होगा तुम मुझे पास कोई मैसेज करे भैया तुमने बोला था सब कुछ आएगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहता उस बात के लिए। बहुत अच्छा आप स्कोर करके आएंगे, और जैसे मान के चलो इतिहास के आपके मान के चलो 8% आए या 10% आए या 6% आए, क्योंकि ये भी फिक्स नहीं है कितने आएंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं किसी भी विषय के। तो दोस्त जैसे मान के चलो 6%, तो मैं आपको एक इतनी गारंटी जरूर दे सकता हूँ कि हाँ आपको 4-5% मिलेंगे। इक्का दुक्का प्रश्न भैया बाहर जा सकता है, उसके लिए पहले माइंड सेट अपना बना लेना। ऐसे नहीं है बोलो भैया तुमने वो पढ़ाया नहीं था वो आया था, हमेशा आते हैं, मेरे लिए भी कोई प्रश्न मुश्किल होगा, ठीक है। चलिए आगे। गुप्त भैया सेंटर कहाँ बनाते थे अपना? पाटलिपुत्र में ही सेंटर है इनका। अभी उज्जैन जाएगा, मैंने आपको बोला था क्लास में ही, उज्जैन से पहले पाटलिपुत्र केंद्र रहा है, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस प्रमुख गुप्त वंश में कौन था? दंडपाशिक। कैसे पूछा जाता है कि दंडपाशिक पद का क्या कार्य था? विदेशी नीति के लिए इन्होंने एक पद बनाया, महासंघिक विग्रह। बहुत इंपोर्टेंट है, प्रशासनिक व्यवस्था कंप्लीट याद करना, ठीक है। न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता था? महादंड नायक। दान विभाग का प्रमुख कौन होता था? अग्रहारिक। जो ये टैक्स लेते थे, एक तो भूमि का हो गया 1/6, एक भट्ट कर लेते थे, पुलिस टैक्स लिया जाता था पुलिस को आपका वेतन आदि देने के लिए, एक चार्ट कर, ये लुटेरों पर भी कर लगता था। तो भैया क्या ये लोग लुटेरों को समर्थन देते थे कि लूट करके आओ और हमको हिस्सा दे दो? नहीं, अपने राज्य की सीमाओं में लुटेरों को दंड मिलता था। यही काम है आपका किसका? जो दंड विभाग को देखेगा, महादंड नायक, ठीक है। ये लुटेरे कहाँ पर? ये राजा जो थे समय पर ये बोलते थे कि अन्य राज्यों से जो लूट की गई, अन्य राज्यों को जो तुमने कमजोर पहुंचाई है, तो उनका कुछ हिस्सा हमको ला के दो, हमको भी तो दो अन्य राज्य का हिस्सा। अपने राज्य में लूट नहीं, दूसरे राज्य में लूट कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर कोई कोई बच्चा आपके टेस्ट में 50/50, बेटा वो 2-3 बार अटेम्प्ट कर देते हैं टेस्ट को, ऐसे भी बच्चे हैं। बिना जुती हुई भूमि भैया मैं समझा नहीं दोस्त, आपके खेत नहीं देखे आपने? खेत, एक तो खेत को बोने के लिए, फसल बोने के लिए उसको जोतना पड़ता, प्लो करना पड़ता है, तो ये अनप्लोइंग फील्ड्स हैं, बिना जुते हुए खेत, यानी कि आप समझ सकते हैं एक तरह के बंजर भूमि वाले खेत है, बंजर भूमि वाले खेत थे, ठीक है। आगे आएंगे। सर खल्लाट कौन था? अंशुमान गुजर पूछ रहे हैं, कोई आदमी है क्या? ये तो बताओ खल्लाट किसके बारे में बताए? खल्लाटक पद तो है, खल्लाटक जब मौर्य साम्राज्य था उसमें एक खल्लाटक पद तो है, खल्लाट तो मैंने भी नहीं सुना मेरे भाई अंशुमान। आगे आएंगे, इतने प्रश्न लेंगे, अब सब फोकस करेंगे। मंदिर गुप्त वंश के मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी एमटीएस आप लोगों में से किसी ने दिया हो तो पूछा गया एमटीएस की पहली ही शिफ्ट में, ईंटों का बना हुआ भीतर गांव लक्ष्मण मंदिर कहां पर स्थित है? लक्ष्मण मंदिर भी नहीं दिया, सिर्फ दे रखा था भीतर गांव मंदिर किस राज्य में है, ठीक है। देखो टिगवा का विष्णु मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश। सारे बच्चों से, अच्छे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अब कोई क्वेश्चन नहीं, अब फोकस करेंगे क्लास पे, नहीं तो बस 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। भूमरा शिव मंदिर
नहीं तो क्वेश्चन लेने में रह जाएंगे। भूमरा शिव मंदिर, मंदिर समझ रहे हो मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। तिगवा का मंदिर किस दौरान बना है? गुप्त वंश के दौरान। वंश पूछे तो गुप्त वंश। क्या बोलेंगे जी, कहां पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश। भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश आपका। एरण का विष्णु मंदिर कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। भीतरगांव मंदिर ये उत्तर प्रदेश के हो गए। भीतरगांव मंदिर कानपुर आपका। और दशावतार मंदिर बहुत पूछा जाता है, सारे याद करना, सारे के सारे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार। अंकुश जी बहुत बेहतरीन मेरे दोस्त, थैंक यू। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं जिनकी कुल संख्या कितनी है? अजंता केव्स, अजंता की गुफाएं। मैंने आपको बता रखा है कई बार प्रैक्टिस सेट में भी, अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं, जरा बताएंगे। अजंता की गुफाओं के बारे में मैं आपको जब यूनेस्को की साइट पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके में, तब भी हम जानेंगे, ठीक है। क्या बोलोगे? अजंता की गुफाएं 29 हैं, जिनको बच्चे 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। भारत की कितनी साइट है? तो अभी जो बच्चे नहीं जानते तो परेशान नहीं होना। भारत के कुल 40 स्थल हैं जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, उनके बारे में हम जानेंगे, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। आगे आएंगे। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? संभाजी नगर, जिसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। औरंगाबाद हुआ करता था, मध्य प्रदेश नहीं, ये महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में है। एमपी गलती से प्रिंट हो गया होगा। क्या बोलोगे? भैया जी ये महाराष्ट्र में स्थित है। नोट करेंगे एक बार, और एक बार थम्स अप कर दिया करो कि भैया नोट कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है एकदम से। जोगिंदर सिंह जी बहुत बढ़िया। देवेंद्र सिंह जी एकदम सही आंसर, वेरी गुड। आई एम चपराना गुजर, वेरी गुड भाई। रविंद्र कुमार एकदम सही उत्तर है। निखिल कुमार जी बहुत शानदार। आगे मीना जी ने लिखा है कि 40वां स्थल धोलावीरा है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, इस तरह से खुद को अपडेट और रिलेट रखना है। जी अनिल कुमार एकदम ठीक है। नोट के थम्स अप कर दिया करो ताकि मुझे पता चल पाए कि आप लोग लिख चुके हैं, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश लिख चुके, अब सारे बच्चों को थम्स अप आते हुए। अब आते हैं थानेश्वर का पुष्यभूति वंश। आप लोगों ने आज की क्लास पे दोस्त हेडिंग लिखा देखा होगा, और आपने देखा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं गुप्तोत्तर काल। क्या? गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल, ठीक है। आप लोगों को पहले एक छोटी सी बात समझनी होगी, अपना दायरा थोड़ा विकसित करके, कि नए शहरों का निर्माण होता है कि नहीं होता। यस और नो। आप कहेंगे हाँ भैया नए शहरों का निर्माण होता है। तो क्या ऐसा होता है कि जो व्यवसाय आज एक शहर में है, उसी व्यवसाय को कल दूसरे शहर में बहुत अवसर मिल जाए और वो नई सिटी में ज्यादा अच्छा फला फूले? यस और नो। जैसे हम ये देखते हैं कि ग्रेटर नोएडा, यहाँ पहले जमीन ऐसी थी, गौतम बुद्ध नगर जिला, जो आज उत्तर प्रदेश के विकसित जिलों में से एक है, एनसीआर का प्रत्येक बच्चा जानता है। जो यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ, नोएडा को जो पहचान मिली, ग्रेटर नोएडा को जो पहचान मिली, पहले यह एक बंजर भूमि लगभग हुआ करती थी, क्योंकि यमुना का पानी था, बाढ़ का प्रकोप था, तो यहाँ खेती भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो क्या बोलेंगे? आप कहेंगे हाँ भैया कोई नया शहर बस सकता है। बिल्कुल मानेंगे ये बात को या नहीं? बिल्कुल, कभी भी बस सकता। आज भी भारत सरकार चाहे तो एक नया शहर बसा सकता है। अच्छा, उस नए शहर में कितनी व्यवस्थाएं हों, क्या व्यापार उस शहर में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? व्यापार बढ़ सकता है। आप कहेंगे हाँ भैया व्यापार बिल्कुल बढ़ सकता है, एकदम राइट बात है। तो ऐसा ही हुआ गुप्त वंश के बाद में। गुप्तोत्तर मतलब गुप्तों के बाद में। तो जो भारत था हमारा, इसमें आपका पहले जो प्रसिद्ध नगर रहा वो रहा पाटलिपुत्र आपका। क्या बोलोगे? पाटलिपुत्र, पटना, आज के पटना को बोलते हैं। लेकिन फिर थोड़ा सा कन्नौज की तरफ गए, और क्या बोलोगे? तब आपका कन्नौज में सेंटर बन गया, और कन्नौज देश का एक नया व्यापारिक नगर बन के उभरा। अगली जो होड़ रहेगी, अब तक आप लोगों ने देखा, अब से पहले प्राचीन भारत में संघर्ष किसके लिए था? मगध के लिए, क्योंकि वो शक्तिशाली था। मगध बहुत छोटे छोटे हिस्सों में धीरे धीरे बट गया।
पाटलिपुत्र को सेंटर बनाया तो राजधानी ही तो जीतनी होती है, राजा राजधानी को ही तो जीतेगा, किले को ही तो जीतेगा। तो पाटलिपुत्र के बाद में शक्ति कहाँ पहुंच गई है? कन्नौज। तो अगला जो संघर्ष होगा वो किसके लिए होगा? कन्नौज के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर नई सड़कें भी हमेशा बनती रही। अब जो नई सड़कें बनी है वो कन्नौज से होकर के उत्तर और दक्षिण भारत को और पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है नई सड़कें। पुराने मार्ग पर लोग बच्चे चलना एक समय के बाद में आप सब जानते हैं। आज आपको एक एक्सप्रेसवे दिया जाए और एक उबड़ खाबड़ पुरानी रोड, जैसे हम लोग पहले मान के चलो हमें अलीगढ़ या आगरा या आपका कन्नौज या इटावा इधर जाना होता तो हम जीटी रोड से जाते, बुलंदशहर अलीगढ़ से होते हुए। लेकिन अभी क्या सब जो लोग जाएंगे, अभी जाएंगे ताज एक्सप्रेसवे से, जो आपका गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश से सीधे आगरा पहुंचा देगा आपको और उधर से फिर लखनऊ पहुंच जाओ। नई सड़क का इस्तेमाल करोगे कि पुरानी का? तो जो पुराने मार्ग थे वो सब आवागमन, और जब चलन नहीं होता तो वो मार्ग खराब भी हो जाता है। आज की सरकार की तरह थोड़ी है कि भाई आज तो सरकार मरम्मत करवाती रहती है, लेकिन पहले पुराने मार्गों पर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो क्या बोलेंगे? नए मार्ग पर। तो मैं आप लोगों को जो 3 बातें मैंने आपको सिखाई, 3 बात समझ गए? क्या क्या बताई मैंने आपको कि नया शहर क्यों बसता है? आप कहे भैया सड़कें वहां पर विकसित हुई, नहीं, नया व्यापार विकसित हुआ। 3 बातें समझाने की बात। बहुत शानदार पूजा बाबू। पहले का जीवन सही, जीवन सारे सही हैं, पहले का, अब का, आगे आने वाला जीवन सब सही है। इंसान सही तो जीवन सही, इंसान खराब तो जीवन खराब। मैं आपसे कहता हूं ना, नीच व्यक्ति का कोई जीवन नहीं है, लालची व्यक्ति का कोई जीवन नहीं। आपका कल का भरोसा नहीं, आप रहोगे नहीं रहोगे, किस बात का लालच? थानेश्वर का पुष्य भूति वंश, जिसको हम वर्धन वंश कहते हैं, कहानी सुनना। थानेश्वर कहां पड़ता है? थानेश्वर कहां पड़ता है? थानेश्वर पड़ता है मित्र आपका हरियाणा। थानेश्वर कहां पर स्थित है? थानेश्वर हरियाणा में स्थित है। इसके संस्थापक थे पुष्यभूति। संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। बहुत पूछे जाते हैं, पहली बात तो ये। और एक मोखरी वंश हुआ करता था। मोखरी वंश हुआ करता था आपका यूपी में। यूपी क्या, कन्नौज में हुआ करता था। कहां पर? अच्छा वंश एक रहा, कन्नौज पर इसका शासन भी था। तो मोखरी वंश का जो शासक था अवंती वर्मन, अवंती वर्मन का सामंत था पुष्यभूति। यानी किनके यहाँ मंत्री था? सामंत समझ गए? मैंने बोला एक तरह से आप इसको मिनिस्टर समझ सकते हैं। तो मोखरी वंश जो यूपी कन्नौज में था, उनका मंत्री था पुष्यभूति, जिसने एक छोटा सा वंश बना रखा था आपका, कहां पर? यूपी से दूर हरियाणा में। ठीक है। और इसी पुष्यभूति के जो बच्चे हुए, उनमें से इसका एक वंशज है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र का नाम है राज्यवर्धन, इसकी पुत्री का नाम है राज्यश्री, और तीसरा इसका छोटा बेटा है हर्षवर्धन, जो भारत का एक प्रतापी सम्राट हुआ। किस तरह से हुआ? जिसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी राजा बनने की, लेकिन वह भारत का एक बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत शानदार शासक हुआ। देखेंगे। तो दरअसल में होता क्या है, प्रभाकर वर्धन जो है, ये प्रभाकर वर्धन, अब आप समझ गए, इनका अलायंस है, बातचीत है, ऐसे देसी भाषा में समझो, इनका आपस में संबंध है कि नहीं है? पुष्यभूति का यानी कन्नौज और थानेश्वर का एक संबंध है कि नहीं है? यस और नो? देखेंगे। तो प्रभाकर वर्धन ने राज्यश्री की शादी अवंती वर्मन के पुत्र गृहवर्मन से कर दी। किसने? प्रभाकर वर्धन ने। बोले हमारे पिताजी के संबंध थे कन्नौज में, तो राज्यश्री जो इनकी बेटी है उसकी शादी अवंती वर्मन जो मोखरी वंश के थे उनके पुत्र गृहवर्मन से कर दी। रिश्तेदारी हो गई, बातचीत, मंत्रियों ने रिश्तेदारी कर ली। कोई बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहेंगे हाँ जी। शशांक और देवगुप्त ने मिलकर गृहवर्मन की हत्या कर राजश्री का अपहरण कर लिया। आप कहेंगे भैया ये कौन है? तो देवगुप्त जो है बच्चे, ये मध्य प्रदेश मालवा में शासक था। मालवा, मैंने कहा सबकी नजर कहां पर थी? कन्नौज पर। इस टाइम कन्नौज उभर रहा था। और शशांक ये बच्चे गौड़ प्रदेश का शासक था। आप कहेंगे गौड़ प्रदेश भैया कहाँ स्थित था? तो गौड़ प्रदेश आपका बंगाल में था। यानी यहां आपको देखना होगा कि
कि मैंने आपको कहा कि कन्नौज में ये लोग शासन कर रहे थे। ये क्या है? ये कन्नौज है। मालवा या नीचे की तरफ मालवा में आपका कौन है? देवगुप्त था। और इधर बंगाल में कौन था? आपका शशांक था। शशांक। शशांक के बारे में हम जानते हैं बच्चे, महात्मा बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया उसको हम बोधि वृक्ष कहते हैं। क्या आप सोच पाएंगे वो वृक्ष कौन सा था? आप कहेंगे भैया वो वृक्ष था, क्या था बताओ जरा। आप कहेंगे वो पीपल था। तो उस बोधि वृक्ष को इसी शशांक ने कटवाया था, जो बौद्ध धर्म का एक विरोधी रहा। इन दोनों ने साथ ही मिलके ये दोनों क्या कह रहे हैं कि अभी इधर पूर्वी हिस्सा तो हमारा है, तो हमको कहाँ फोकस करना चाहिए? कन्नौज पर। तो कन्नौज को जीतने के लिए ये चले, तो वहां पर जो ग्रहवर्मन है उसकी हत्या कर दी और राज्यश्री का अपहरण कर लिया। ठीक है, तो अब किसके पास जिम्मेदारी जाएगी? जब ये इनके जीजा हैं, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन के जीजा हुए ग्रहवर्मन की नहीं हुए, तो जीजा की हत्या हो गई और बहन का अपहरण हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, निखिल कुमार जी, श्याम सिंह, मुकेश कुमार, बहुत बढ़िया। प्रभाकर वर्धन के समय हूणों ने आक्रमण किया था, समझना। प्रभाकर वर्धन किसके पिता हैं? इनके पिता हैं, दोनों भाइयों और बहनों के। हूणों ने आक्रमण किया था जिसका दमन करने के लिए राज्यवर्धन को भेजा। किसको भेजा था? राज्यवर्धन को भेजा था। ये इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ एक बात समझना, तो राज्यवर्धन कहाँ गया हुआ है? हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए, हूणों के आक्रमण को दबाने के लिए इधर आपका बच्चे हरियाणा की सीमाओं पर गया हुआ है राज्यवर्धन। राज्यवर्धन के पास भी मैसेज भेजा गया कि तुम्हारी बहन का अपहरण हो गया है। और एक जो हर्षवर्धन है वो छोटा बच्चा है, अभी उसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कुरंगक दूत से हर्षवर्धन ने अपने पिता प्रभाकर वर्धन व माता यशोमती की मृत्यु का खबर सुनकर अपने राज्य में आते हैं। आप कहेंगे भैया हर्षवर्धन कहां पर है इस टाइम? तो राज्यवर्धन तो बड़े हैं, राज्यवर्धन के समय पर हो गया हूणों का आक्रमण, तो राज्यवर्धन को भेज रखा है प्रभाकर वर्धन ने कि पुत्र जाओ उस आक्रमण को रोको। लेकिन जो बच्चा हर्षवर्धन है वो साम्राज्य में है, उसके पास एक कुरंगक नाम का एम्बेसडर या दूत जाता है, कहता है आपके माता और पिता का देहांत हो गया है, अकस्मात आकस्मिक मौत हो गई। इनके कारणों का पता नहीं चलता कि कारण क्या है, लेकिन जैसे ही इनके भाई तो गए हैं सीमाओं से बाहर और इधर माता पिता की मृत्यु हो गई है, तो बच्चा है हर्षवर्धन, एक 16 वर्ष उस समय अवस्था रही इनकी। तो माता यशोमती, ठीक है, सती की मृत्यु का खबर सुनकर अपने राज्य में आते हैं। और राज्य में आते हैं तो आप लोग समझ सकते हैं पहले ब्रह्मचर्य पालन हुआ करता था, राजकुमार को बहुत समय पर बाहर शिक्षाएं दी हैं बहुत सारे लोगों ने। हर्षवर्धन की शिक्षा उसी तरह की रही, हर्षवर्धन बाहर शिक्षा ले रहा था। आगे आएंगे, आप कहेंगे भैया इसके हर्षवर्धन के समय पर शिक्षा का केंद्र क्या था? तो इनके समय पर भी शिक्षा का केंद्र वही रहा। कौन सा? आपका नालंदा। नालंदा, आप ये मत कह देना जी नष्ट करवा दिया उसको, नष्ट होगा वो 1199 में, 1199 तक नालंदा है। ओके, तो इनको पता चलता है इनके पिता प्रभाकर वर्धन एक्सपायर हो चुके हैं, माता जो है वो सती हो गई। पहले प्रावधान था, सती क्या होता था? जीवित पति की डेड बॉडी पर बैठना पड़ता था, मतलब जीवित स्त्री को बैठना पड़ता था अगर पति एक्सपायर हो गया तो। समझ सकते हैं कितना कष्टदायक होता होगा कि आदमी एक्सपायर हो गया और जिंदी महिला को उसकी चिता पर बैठा दिया जलने के लिए। आप समझ सकते हो। तो इनकी माता यशोमती उस समय सती प्रथा बहुत थी, 1829 तक रही है। कि मृत्यु का सुन के खबर आए, राज्यवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी। अब समझो यहाँ पर बात है, राज्यवर्धन के पास भी मैसेज पहुंच गया कि तुम्हारी बहन की अपहरण हो चुका है, और बहन का अपहरण किसने किया है? मालवा के देवगुप्त ने। तो ये वापस जाकर के देवगुप्त से फाइट करते हैं, बोले तुमने हमारे जीजा को मारा, तो ये देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। ठीक है, देवगुप्त की। लेकिन जो शशांक है, शशांक कहाँ का शासक है बताएं? आप कहेंगे भैया गौड़ प्रदेश का, तो ये दोनों तो साथी थे, देवगुप्त और शशांक दोनों एक साथ ही तो गए थे कन्नौज। कन्नौज इन्हीं की तो नीति थी कि कन्नौज को हम लोग हत्या लेंगे। लेकिन शशांक ने क्या किया? शशांक जो था उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। यानी हर्ष की बहन का अपहरण हो चुका है, पिता की पिता की मौत हो चुकी है, माता सती हो चुकी है, और भाई की भी हत्या हो चुकी है, और हर्षवर्धन की अवस्था 16 वर्ष है।
और हर्षवर्धन की बिल्कुल रुचि नहीं है गद्दी में, लेकिन बहुत सारे लोगों के समझाने के बाद में कि हर्षवर्धन तुमको यह करना ही होगा, अपनी बहन के लिए तुमको संघर्ष करना होगा, अपनी बहन के लिए लड़ना होगा, उसको अपहरणकर्ताओं के यहाँ से लेकर आना ही होगा तुमको, अपने भाई की मृत्यु का बदला तुमको लेना ही होगा, ये क्षत्रिय का खून तुम्हारे अंदर नहीं है। इस तरह के कथन उसे दिए गए होंगे। तो कहने की बात है कि हर्षवर्धन जिसके बारे में कहा जाता है, हर्षवर्धन ने स्वयं अपने नाटकों में नागानंद में उसने जिक्र किया है कि मेरी सिंहासन की बिल्कुल तनिक भी इच्छा नहीं थी और मैं एक कमजोर और डरपोक किस्म का व्यक्ति उस समय था। हर्षवर्धन शुरुआती दौर में कमजोर और डरपोक कहते हैं कि जब इनके भाई की हत्या हुई तो ये कई कई दिनों तक छुप के डर के एक कक्ष में बैठे रहे, उस कमरे से बाहर तक ना निकले। लेकिन फाइनली हर्षवर्धन ने शक्ति इकट्ठा की और हर्षवर्धन ने हिम्मत जुटाई और सन 606 से लेकर के 47 इतना बड़ा शासनकाल एक आप समझ सकते हैं एक शानदार प्रशासक का ही हो सकता है। कितने वर्षों तक जरा बताएं? तो क्या बोलेंगे जी? 37 और 4 41 वर्ष का शासन है हर्ष का। क्या बोलेंगे? 41 वर्ष का शासनकाल है। बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया विनीत कुमार जी, सर आप भी तो आरडब्ल्यू छोड़कर नहीं चले जाएंगे? बहुत बढ़िया क्या बोलूं, जो बोलते चले तो वो भी जाते हैं। क्या ही बोलना है इस बारे में, बताओ। मुझे इतनी बात पता है कि जब मैंने पहले दिन अपनी क्लास ली, और अगर मैं सही बताऊं तो मैं हिंदी पढ़ाना मैंने शुरू किया, ऑफलाइन पढ़ाता था। मैं ये समझता हूँ कि मैं टीचर हूं ही नहीं, नहीं मानता, क्योंकि कोई ऐसा स्पेशल डिजाइन नहीं होता तुम ये कह दो किसी को ये टीचर है। तुम बोल दो यार स्टूडेंट, हम तो बस पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट है ही नहीं। क्यों ही ऐसी परिभाषा बनानी?